अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर क्लास। मैं हूं अहमद उमर अख्तर और आप देख रहे हैं दी फॉरेक्स गाइड। ट्रेडर्स, आज हमारी रिस्क मैनेजमेंट सीरीज की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने मेटा ट्रेडर 5 के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से आप मेटा ट्रेडर 5 पे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे आप अपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के लेवल्स को सेट करते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि कैसे आप अपने पेंडिंग ऑर्डर्स लगा सकते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं ना ऐसे ऑर्डर्स जो फौरन आप बाय सेल का बटन दबाते हैं और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। एक हमने पढ़ा था कि पेंडिंग ऑर्डर्स कैसे लगते हैं, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय लिमिट, सेल लिमिट्स कैसे काम करती हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पड़ी थी वो ये थी कि कैसे आप अपनी चलती हुई ट्रेड्स को पार्शली क्लोज कर सकते हैं, कैसे आप अपनी जो लॉट साइज है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं चलती हुई ट्रेड में। आप अपना 50%, 70%, 80% प्रॉफिट कैसे बुक करते हैं और बाकी ट्रेड्स को चलता रहने देते हैं। ब्रेक इवन क्या होता है, ब्रेक इवन कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। जो आज की हमारी दूसरी क्लास है, इसमें भी हम एक बेसिक चीज़ पे बात करेंगे और वो है कि पिप क्या होते हैं। ठीक है, इसके अलावा लॉट साइज क्या होता है, लॉट साइज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, आपने दुनिया में कोई भी काम करना है, जब तक आपको अपने टूल्स पे ग्रिप नहीं है ना, आपको अपने टूल्स के फीचर्स का ही नहीं पता कि वो क्या क्या काम कर सकते हैं, तब तक आप अपना वो काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकेंगे। तो जब आपको रिस्क मैनेजमेंट करनी है, तो जब तक आपको अपने प्लेटफॉर्म के बारे में, अपने टूल के बारे में पता ही नहीं होगा कि इसके फीचर्स क्या हैं, इसमें आप क्या क्या फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं, तो तब तक आप अच्छे तरीके से रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर सकते। तो वो तो चले, हमने अपनी पहली क्लास में पढ़ लिया था प्लेटफॉर्म के बारे में। जो आज की दूसरी क्लास है, उसमें हम जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं, पिप्स के बारे में और लॉट साइज के बारे में, मैंने एक चीज़ नोट की है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं, चले उनकी तो अलग चीज़ है, अलग बात है। जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं, जो मेरे पास 6 6 महीने कहीं लगा के आते हैं, मैंने नोट किया है कि उनकी अक्सरियत को भी पिप्स के बारे में इल्म नहीं होता, या उन्हें पता नहीं होता कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करें। तो जब तक आपको पिप्स के बारे में ही इल्म नहीं है, आप अपना स्टॉप लॉस और अपनी ट्रेड का जो रिस्क है उसको मैनेज बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। इसलिए इन चीज़ों का पता होना बेहद ज़रूरी है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, और वो है कि जी, व्हाट इज़ पिप्स। देखिए, पिप जो है ना, वो शॉर्ट फॉर्म है परसेंटेज इन पॉइंट की। ये मैंने इसी का लिखा हुआ है कि परसेंटेज इन पॉइंट्स, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पिप बोलते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको आइडिया होगा कि पिप्स क्या चीज़ है। देखिए, आप दुनिया की किसी भी मार्केट में चले जाएं, आप किसी भी जिन्स का कारोबार कर लें, जब तक आपको उसकी बेसिक इकाई का, यूनिट का इल्म नहीं होगा, आपके लिए अपनी बात समझाना मुश्किल हो जाएगा और अगले की बात को समझना मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जाते हैं सब्जी मंडी में, आप कोई सब्जी खरीदते हैं तो आप उसे किलोग्राम्स में बात करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जब वो आपको चीज़ तौल के देगा या आपको रेट बताएगा तो किलोग्राम्स के हिसाब से बताएगा। इस तरह आपके लिए भी बात समझना आसान है, उसके लिए भी समझना आसान है। इसी तरीके से आप किसी लिक्विड में डील करते हैं, आप पेट्रोल लेते हैं, डीजल लेते हैं, या आप दूध लेते हैं, तो आप उससे लीटर्स में बात करेंगे कि मुझे इतने लीटर दूध चाहिए। ठीक है, तो वो देने वाले को भी पता है कि मुझे कितना दूध डाल के देना है इसमें, और आपको भी पता है कि आप कितना लेना चाह रहे हैं। इसी तरीके से कपड़े की बात करेंगे तो मीटर्स में बात होगी, हम फासले की बात करेंगे तो फासला हम किलोमीटर्स में नापेंगे। वो सब एग्जांपल्स मैंने इस जगह पे नीचे आपको लिख दिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। बिल्कुल इसी तरीके से जब मार्केट अपसाइड मूव करती है, फॉरेक्स मार्केट, या प्राइसेस डाउन साइड मूव करती हैं, तो इसकी जो मूवमेंट होती है वो पॉइंट्स की शक्ल में होती है। ठीक है, मार्केट पॉइंट्स में मूव करती है कि इतने 1000 पॉइंट्स या इतने 100 पॉइंट्स मार्केट ऊपर गई या इतने 100 पॉइंट्स मार्केट नीचे आई। अब यहाँ पे एक नुक्ता और समझने वाला है, वो ये कि जिस तरह आप लीटर्स में बात करते हैं, लेकिन लीटर से छोटी इकाई मौजूद है जिसे हम मिली लीटर कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप दूध वाले को कहें या आप शॉपकीपर को कहें जी कि मुझे इतने 1000 मिलीलीटर जूस दे दो, या इतने 100 मिलीलीटर दूध, वो भी कंफ्यूज हो जाएगा, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड हमने एक इकाई रखी हुई है, एक स्टैंडर्ड यूनिट रखा हुआ है जिसको हम लीटर कहते हैं और लीटर्स में बात करते हैं। इसी तरीके से किलोग्राम तो है, लेकिन किलोग्राम से छोटी इकाई भी मौजूद है जिसे हम ग्राम कहते हैं। अब जब आप कोई चीज़ खरीदेंगे, सब्जी खरीदते हैं, तो आप इससे ये नहीं कहेंगे कि 250 ग्राम या 500 ग्राम आलू दे दो। ठीक है, बोलते होंगे शायद लोग इस तरह भी, लेकिन जो स्टैंडर्ड चीज़ चलती है वो किलोग्राम है, कि 1 किलो दे दें, 2 किलो दे दें, आधा किलो दे दें। उसमें बात करना, बात समझना ज़रा आसान है। बिल्कुल इसी तरीके से जब फॉरेक्स मार्केट है, जब उसकी मूवमेंट तो बिल्कुल होती है बेशक पॉइंट्स की शक्ल में, लेकिन हम बात करते हैं पिप्स में। अब पिप क्या होता है? जिस तरह 1000 ml का 1 लीटर है, जिस तरह 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम है, जिस तरह 1000 मीटर का 1 किलोमीटर बनता है, बिल्कुल इसी तरीके से 10 पॉइंट्स जब भी मार्केट मूव करती है, ऊपर या नीचे, डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं है, जब भी मार्केट 10 पॉइंट्स मूवमेंट देगी, तो हम कहते हैं कि मार्केट ने एक पिप मूवमेंट की है। ठीक है, अब हम पॉइंट्स में क्यों नहीं बात करते, उसको पॉइंट्स में क्यों नहीं नापते? क्योंकि पॉइंट बहुत छोटा है, जैसे ml, मिलीलीटर बहुत छोटा है। ठीक है, आपको वो नापने में मुश्किल आ जाएगी, उसको बात करने में मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि बहुत छोटी इकाई है। इसी तरीके से पॉइंट बहुत छोटी इकाई है, उसको हम यहाँ पे नापना शुरू कर देंगे चार्ट पे, तो हमारा टाइम भी ज़ाया होगा, बहुत बारीक काम हो जाएगा।
ठीक है, इसलिए हमने 10 पॉइंट्स को इकट्ठा करके उसका एक पिप बना दिया है, ताकि हमें बात करने में, हमें नापने में आसानी रहे पिप्स को। अब आपने एक पॉइंट यहाँ पे नापना है तो नापना बहुत मुश्किल है, टाइम लग जाएगा उसको नापने में। लेकिन पिप्स जो है वो ज़ाहिर है 10 पॉइंट्स का एक पिप बनेगा। तो चलें, आपके पास छोटी सी एक एरिया आ जाएगा जिसको आप मेजर करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब इसको मैं चार्ट पे आपको मेजर करके दिखाता हूँ कि आप इसको चार्ट पे कैसे देखते हैं, कैसे आप इसको मेजर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारे पास यहाँ पे एक प्राइस आ रही है जी 2386। अब 2386 से प्राइस मूव करती है और 2387 तक आती है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास 100 पॉइंट्स हैं, 2386 से लेके 2387 तक। यानी आप ये देखें कि आपके पास 86 लीटर है, और आपके पास 1 लीटर और डाला, पेट्रोल की बात कर लें, तो वो हो गया 87 लीटर। तो 86 से 87 में आपके पास 1000 मिलीलीटर आते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से 86 से 87 तक जब मार्केट मूव करेगी, तो हम कहेंगे कि मार्केट ने 100 पॉइंट्स मूव किया है, 100 पॉइंट्स। मैं आपको ये नाप के दिखाता हूँ। अब यहाँ से हम लेते हैं मैयर, 2386 पे रखें। अभी देखें, पॉइंट्स इतने छोटे होते हैं कि मुझे इसको 2386 पूरा एग्जैक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। 2386 पे रखें और 2387 तक आए। ये हम 2387 तक आ गए जी, ये यहाँ पे पहुंच गए 2387। तो ये अब देखें 101 पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स को क्योंकि मैयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम कहेंगे कि ये 100 पॉइंट्स हैं, 100 पॉइंट्स को आप डिवाइड कर दें 10 से, 10 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 10 पिप। यानी ये 100 पॉइंट्स हैं, 2386 से 2387 तक 100 पॉइंट्स बन रहे हैं। लेकिन जब हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास 10 पिप आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 पिप हमारा जवाब आ गया कि 2386 से 2387 तक जो है एरिया, इसको हम कहेंगे कि ये 10 पिप्स का जोन है। इसी तरीके से 2387 से दोबारा प्राइस मूव करती है 2388 तक, तो ये भी हमारे पास 10 पिप्स और आ गए। ठीक है, ये भी हालांकि 100 पॉइंट्स की मूव है। तो यहाँ पे जो आपको मूवमेंट शो होगी, वो आपको पॉइंट्स में शो होगी, लेकिन आप उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा। मैं अब आपको करके दिखाता हूँ। ये आपने देखा 2386, 2386 से हम 2390 तक आते हैं। ठीक है जी, 2386 से 2390 तक। ये लें जी। तो ऊपर आप अगर जवाब देखें तो ये 402 पॉइंट्स, यानी 400 पॉइंट्स आ रहे हैं। 400 पॉइंट्स को अब आप 10 से डिवाइड कर दें। ये देखें, 400 पॉइंट्स हैं, तो 400 पॉइंट्स को 10 से अब आप डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 40 पिप्स, यानी 40 पिप्स जवाब आ जाएगा। इसका एक और आसान तरीका भी है, वो ये कि आपने जब इसको मूवमेंट को नाप लिया मैयर से इस जगह पे, तो जो आखिरी इसका पॉइंट से पहले जो आखिरी डिजिट होता है, इसको आप छोड़ दें। तो ये 40 लिखा हुआ है, बाकी ये देखें 2 के ऊपर मैंने इस फिंगर को कर दिया, कर्सर कर दिया, तो पीछे 40 आंसर रह गया। तो ये आपके 40 पिप्स हैं, 2386 से लेके 2390 तक की 40 पिप्स हो गए आपके पास। ठीक है, इसको इस तरीके से, ये गोल्ड के पिप्स काउंट करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। करेंसीज में और बाकी जो पेयर्स होते हैं उनमें पिप्स को काउंट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन हमारी जो 99% ट्रेडिंग होती है वो गोल्ड पे ही होती है। इसलिए गोल्ड के पिप्स काउंट आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, इस पर आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, और ये बहुत आसान है। यानी 2400 प्राइस है, तो 2400 से 2401 तक 10 पिप्स, 2401 से लेके 2402 तक 20 पिप्स। ठीक है, यानी फिर 10 पिप्स हो गए आपके। तो बस ये बिल्कुल आसान चीज़, इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको चीज़ आ जाएगी। मैं आपको बल्कि 2400 की प्राइस पे ले जाके ये चीज़ समझा देता हूँ। अब यहाँ पे ये प्राइस है 2400, इस जगह पे अगर आप देखें, ये प्राइस आपको 2400 शो हो रही है। तो 2400 से लेके 2401, यहाँ तक आपके पास 10 पिप्स हो गए। 2401 से 2402 तक आपके पास 20 पिप्स हो गए। फिर 2400 से लेके 2403 तक आपके पास 30 पिप्स हो गए। इसी तरह करते करते 2410 जहाँ पे आएगा, वहाँ पे आपके पास पूरे 100 पिप्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसको पॉइंट्स में नापेंगे तो 1000 पॉइंट्स शो हो रहा होगा, इसको आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 100 पिप्स का जवाब आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से आप पिप्स को काउंट करते हैं। अब जब आपने अपने स्टॉप लॉस लगाने हैं, आपने फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड ली है 2400 से, आपने बाय कर लिया है, तो अब आपने स्टॉप लॉस लगाना है 20 पिप्स का, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप 2380 पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। मैं आपको कहता हूँ 20 पिप का स्टॉप लॉस लगा दें, तो उसका मतलब है 2380, ये 20 पिप है। 80 से 90 10 पिप, और 90 से फिर 2400 तक 20 पिप पूरे हो जाएंगे। अब मैं आपको कहता हूँ टीपी लगा दें 50 पिप का, तो 50 पिप का मतलब ये है कि आपने 2400 से बाय किया हुआ है, तो इससे ऊपर 50 पिप ले जाएं, और तो ये आपका हो जाएगा 2405। यहाँ तक आपके 500 पॉइंट्स हो जाएंगे। पॉइंट्स को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 50 पिप आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, बहुत आसान चीज़ है। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। अच्छा जी, आप कमेंट्स में पूछ लें या व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, दोनों तरीके ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि आपने अपने जो ये जो मैयर का टूल है, इस तरीके से आपने अपने पिप्स कैसे काउंट करने हैं। अब मैं यहाँ पे आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। 2390 से आप आ जाएं 2380 तक।
ये 2380 आपके पास आ गया। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये 1000 पॉइंट्स शो कर रहा है, 1001 पॉइंट्स। तो इसको आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 100 जवाब आ जाएगा। दूसरा तरीका आपको बताया है कि जो डिजिट से पहले आखिरी हिस्सा होता है, इस पे आप अपना ये कर्सर कर लें, तो पीछे 100 रह गया, तो 100 पिप्स की मूव है ये। ठीक है, इस तरीके से आपके पिप्स काउंट करना आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो आप जब आप मुझे बताएंगे कि मार्केट ने इतने पिप्स मूव की है, तो मेरे लिए समझना आसान हो जाएगा कि कितनी बड़ी मूव थी। ठीक है, और आपको भी बात समझानी अपनी आसान हो जाएगी। तो ये है जी पिप्स काउंट। जो दूसरा टॉपिक है आज का हमारा कि लॉट साइज क्या होता है। देखिए, फॉरेक्स मार्केट में जो रेगुलर अकाउंट्स होते हैं, उन पे तीन तरह के लॉट साइज चलते हैं। पहला लॉट साइज जो होता है वो होता है हमारे पास, उसे हम कहते हैं माइक्रो लॉट। माइक्रो लॉट, माइक्रो लॉट क्या होती है? 0.01। ये मिनिमम लॉट है, इससे छोटी लॉट फॉरेक्स ट्रेडिंग में कोई ब्रोकर ऑफर नहीं करता। हाँ करते हैं, लेकिन वो सेंट अकाउंट्स पे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, जो रेगुलर अकाउंट्स होते हैं उनमें सबसे छोटी लॉट 0.01 होती है। अच्छा, उसके बाद जो इससे बड़ी लॉट है उसे हम कहते हैं मिनी लॉट। माइक्रो से बड़ी होती है मिनी लॉट। मिनी लॉट क्या होती है? 0.10। ठीक हो गया। इससे बड़ी लॉट होती है हमारे पास, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड लॉट। स्टैंडर्ड लॉट, स्टैंडर्ड लॉट की कितनी कितनी होती है? ये होती है जी 1.00। अब ये अगर आपने माइक्रो लॉट लगाई है तो आपको कितने पिप्स पे कितने डॉलर आएंगे, ये अहम चीज़ है। ठीक है, इसका पता होना जरूरी है क्लास 3 से पहले। देखिए जी, अगर आपने 0.01 की यानी सबसे छोटी लॉट ली है, जो कि तकसीम नहीं हो सकती, इससे छोटी लॉट जाहिर है मुमकिन नहीं है। अगर आप ये लॉट लगा लेंगे तो आप इसको पार्शली क्लोज नहीं कर सकेंगे आगे चल के। ठीक है, आप इसका हाफ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये जो बेस्ट मिनिमम जो आपके पास पॉसिबल मिनिमम पॉसिबल लॉट थी वो यही है 0.01। अब इस पे आप पिप्स वो कैसे कर सकते हैं, यानी आपके पास इसमें अगर आप पिप्स के साथ इसको मैच करें तो कैसे आपको पता चलेगा कि इसमें कितने डॉलर आपको आएंगे। देखें, जो आपके पास माइक्रो लॉट होती है 0.01, इसमें हर 10 पिप्स के साथ आपको $1 बचेगा। ठीक है जी, हर 10 पिप्स के साथ आपको $1 आएगा। इसी तरीके से जो आपके पास मिनी लॉट है, मिनी लॉट में आपको हर एक पिप के साथ, मैंने ऊपर 10 पिप की बात इसलिए की है कि उसको अगर मैं और छोटा करूंगा तो वो पॉइंट्स में बात चली जाएगी। इसलिए आप याद रखें कि 0.01 की लॉट पे 10 पिप के साथ $1 आता है या $1 जाता है। अगर ट्रेड आपके फेवर में चल रही है तो आपको प्रॉफिट होगा $1 का, आपके अगेंस्ट चल रही है तो आपको $1 का लॉस होगा। जो मिनी लॉट होती है 0.10, इसमें एक पिप के साथ $1 आता है आपको, या $1 आपका लॉस होगा। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर आप आ रहे हैं स्टैंडर्ड लॉट पे, तो आपको हर एक पिप के साथ $10 आएंगे या $10 जाएंगे। ठीक है जी, ये आपने चार्ट, इसका स्क्रीनशॉट बेशक ले लीजिएगा, इसको आपने जुबानी याद कर लेना है। ये सब चीज़ें जो है ना, ये सोचने वाली नहीं है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि प्रैक्टिस कर करके आपको फिंगर टिप्स पे याद हो। ठीक है, बिल्कुल आपको सोचना ना पड़े कि इसमें अब ये स्टैंडर्ड लॉट क्या होती है। पहले आप ट्रेड आपकी उधर बन गई है, सेटअप बन गया, आप सोचने लगे कौन सी लॉट लगानी है। ये चीज़ें आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बार बार देख के बार बार करके, कि आपको फौरन से याद हो कि आपके पास कितने पिप्स का स्टॉप लॉस बन रहा है और कितनी आपको लॉट लगानी है। ये चीज़ें इंशाल्लाह हम क्लास नंबर 3 में डिटेल से पढ़ेंगे वैसे। अच्छा, माइक्रो लॉट में 0.01 की लॉट आप लगाते हैं तो उसमें हर 10 पिप के साथ आपको $1 बचेगा। अब अगर आप इसको 0.02 कर देते हैं, 0.02, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये दो माइक्रो लॉट्स हो गई हैं। ठीक है, पहले ये एक माइक्रो लॉट थी, अब ये दो माइक्रो लॉट्स हो गई हैं। अब 10 पिप पे क्या होगा? अब 10 पिप पे $2 आएंगे। ठीक है, $2 हर 10 पिप के साथ। अगर आप इसको और बड़ा कर देते हैं, इसको आप कर देते हैं 0.03, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये तीन माइक्रो लॉट्स हो गई हैं अब। तीन माइक्रो लॉट्स पे क्या होगा? हर 10 पिप के साथ आपको $3 आएंगे या $3 जाएंगे। ठीक हो गया जी, इतनी सी बात आपने याद रखनी है। इसी तरीके से मिनी लॉट में देखिए, जब आप इसको 0.09 पे ले जाएंगे ना, 0.09 पे ले गए हैं, तो ये 9 माइक्रो लॉट्स हो गई हैं। अब इसमें क्या होगा? हर 10 पिप के साथ आपको $9 आएंगे या $9 जाएंगे। इसके बाद अगर आप इसको मजीद बड़ा करेंगे, 9 माइक्रो लॉट से बड़ा करेंगे, तो फिर वो एक मिनी लॉट बन जाएगी। 0.09 से ऊपर फिर आगे 0.10, यानी मिनी लॉट बन जाएगी। तो एक मिनी लॉट पे क्या होता है? एक पिप के साथ $1। यहाँ 10 पिप्स के साथ $1 था, लेकिन जब वो मिनी लॉट हो जाएगी, लॉट बड़ी हो जाएगी, तो हर एक पिप के साथ $1 आना शुरू हो जाएगा या $1 जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो चीज़ डिपेंड करती है कि प्राइस किधर जा रही है, आपकी फेवर में जा रही है या आपके अगेंस्ट चल रही है। इसी तरीके से अब अगर आप स्टैंडर्ड लॉट की बात करें, आप इसको बड़ा कर लें, 0.2 कर लें, 0.20। अब क्या मतलब हुआ कि ये दो मिनी लॉट्स हो गई हैं। पहले एक मिनी लॉट थी, अब दो मिनी लॉट्स हो गई हैं। अब हर एक पिप पे आपको $2 बचेंगे।
ठीक हो गया। आप इसको बड़ा कर लें, 0.30 कर लें, तो हर एक पिप के साथ आपको $3 आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से लॉट साइज बड़े होते रहते हैं। सबसे बड़ा लॉट साइज जो है वो स्टैंडर्ड लॉट होती है। एक टिप के साथ आपको $10 आएंगे या $10 जाएंगे। देखें, बड़ी लॉट लगाना कोई कमाल नहीं है, कोई अक्लमंदी नहीं है। आपको अपना रिस्क मैनेज करना है। बेसिकली सीरीज ही हम रिस्क मैनेजमेंट पे कर रहे हैं कि आपको अपने अकाउंट के साथ मैच करना है कि आपका अकाउंट कितना है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। उसमें हम लॉट साइज को भी देखेंगे, पिप्स को भी देखेंगे, और फिर उनको मैच करके हम ये चीज़ सीखेंगे कि हमें अगर एक अपने अकाउंट पे 10% रिस्क लेना है, 1% रिस्क लेना है, तो हमारा लॉट साइज कितना होना चाहिए। 2% रिस्क लेना है तो लॉट साइज कितना होना चाहिए पिप्स के हिसाब से। ये चीज़ें हमने डिटेल से पढ़नी है अभी, लेकिन उसके लिए जब तक आपको लॉट्स की ही कंफर्मेशन नहीं होगी, आपको लॉट्स के बारे में पता नहीं होगा कि एक माइक्रो लॉट पे कितने पिप्स आते हैं, कितने पॉइंट्स आते हैं, और कितने आपको आपके डॉलर आते हैं, डॉलर जाते हैं, ये चीज़ आपको पता ही नहीं होगी, तो आप कैसे वहाँ पे मैनेज करेंगे। तो एक स्टैंडर्ड लॉट पे आपको एक पिप के साथ $10 आएंगे। अब आप कर लेते हैं 5 स्टैंडर्ड लॉट्स। 5 स्टैंडर्ड लॉट्स जब आपने लगा दिए हैं तो एक पिप के साथ आपको $50 आएंगे। ठीक है, सेम चीज होगी, बस आपने लॉट साइज बड़ा कर दिया, तो हर पेप आपको $50 देना शुरू कर देगा या $50 का नुकसान देना शुरू कर देगा। आपने 10 स्टैंडर्ड्स कर दिए हैं, अब क्या होगा, हर एक पेप के साथ $100 आना शुरू हो जाएंगे या $100 जाना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ तक आप इसको याद कर लें, यहाँ तक आप चीज़ों को समझ लें। तीसरी क्लास निहायत इंपॉर्टेंट होगी, इसमें आपको तकरीबन मैं 1 वीक का टाइम दूंगा। इस एक हफ्ते में आप इसकी क्लास नंबर 1 भी देख लें, आपको मेटा ट्रेडर 5 बिल्कुल अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना आता हो। फिर आप ये क्लास नंबर 2 देख लें, जो हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें आपको पता हो कि पिप्स कैसे हैं, पिप्स को आप कैसे मैयर करते हैं। वो टूल जो मैंने अभी आपको दिखाया है, मैयर टूल, ये वाला, इससे आप पकड़ के कैसे पॉइंट्स नापते हैं, और पॉइंट्स को फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास पिप्स आ जाएंगे। तो पिप्स निकालने की प्रैक्टिस करें, पिप्स निकालना सीखें। और ये चीज़ जो है ना, इसको तो रट लें। ये आपको जुबानी फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए कि माइक्रो लॉट का मतलब क्या होता है, उसका लॉट साइज क्या होता है, और हर 10 पिप्स पे वो कितने डॉलर देता है। और मिनी लॉट क्या होती है, और हर पिप के साथ वो कितने डॉलर देती है। और 2 मिनी लॉट्स क्या होती हैं, 5 मिनी लॉट्स क्या होती हैं, इसी तरह एक स्टैंडर्ड लॉट क्या होती है, 10 स्टैंडर्ड लॉट्स क्या होती हैं, 20 स्टैंडर्ड लॉट्स क्या करेंगी। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल अपने फिंगर टिप्स पे। तो यहाँ तक आप इसको क्लियर करें इंशाल्लाह, फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह जो क्लास नंबर 3 है उसमें हम इस सीरीज़ को ख़त्म भी कर देंगे, एंड कर देंगे। और बिल्कुल ऐसे तरीके से आपको रिस्क मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा कि आपको 1 सेकंड में, आप जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप 3 4 5 सेकंड के अंदर अंदर ट्रेड लेते हुए अपना फ़ौरन आपके दिमाग में ये चीज़ क्लिक कर जाएगी कि मुझे कितना रिस्क लेना है, कितना लॉट साइज रखना है, और कितने पिप्स का स्टॉप लॉस, ये चीज़ें हमें करनी है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।